हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और अभी तक हमने 8वां 9वां 11वां और चौथा ये 4 चैप्टर को बिल्कुल खतरनाक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया आपको। ठीक है, और आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे वास्तविक संख्याएं हैं तो संख्याएं किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या रैशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या कैसी होती है? रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो काल्पनिक संख्या होगी। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आप 11वीं क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे आप काल्पनिक संख्या के बारे में। आगे आता है दोस्तों भाज्य संख्या, किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक गुणनखंड का मतलब क्या है? दो से अधिक संख्या से डिवाइड हो तो वो कैसी है? वो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 4 है, 4 भाई 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे 6 है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 6 से भी, 1 से भी। तो 6 कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 12 है, 1 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी और 2 से भी। तो 12 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसके बाद दोस्तों अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 2 ही गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या है? 2 ही संख्या से डिवाइड होगी। ठीक है, यानी 1 से और स्वयं से। ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, वो संख्या क्या होगी? वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और स्वयं से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 कैसी है? ये गणित की पहली अभाज्य संख्या है। क्लियर है भाई? 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी। 5 क्या है? 1 से भी डिवाइड होगा, यानी 1 तथा स्वयं से डिवाइड होगी, वो अभाज्य संख्या होगी। क्लियर हो गया? आगे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इंग्लिश में ध्यान रखना, को प्राइम नंबर। अगर किन्हीं दो संख्याओं का HCF यानी दो संख्याओं का HCF 1 हो, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है। तो जिसका HCF 1 हो, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रमेय है 1.1, अंक गणितीय की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का, इस प्रमेय का क्या मतलब है? आपके पास कोई भी भाज्य संख्या हो, आप उसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये मतलब है इस प्रमेय का। ठीक है, जैसे भाई 24 भाज्य संख्या है तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, यानी 2 से भी डिवाइड होगी, 2 से 3 से। ठीक है, यानी जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं ये सारी क्या है? ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये सारी क्या है? ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक हम डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे 24 था, 24 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे भाई? 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, ऐसे लिख लिया हमने। फिर 2 देखिए कितनी बार आया? 1 2 3, 2 की पावर 3 कर दी। 3 केवल एक बार है तो 3 पर 1 पावर कर दिया। ठीक है, 24 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर? 3 जो है एक बार आया यहाँ पे, 3 की पावर 1 गुना, चाह मतलब देखिए, चाहे तो मैं इसको पहले लिख लूँ या इसको बाद में लिख लूँ। मानने के बाद देखिए 2 गुना 3, रिजल्ट 6 आ रहा है। चाहे मैं 3 को पहले लिख दूँ और 2 को बाद में लिख दूँ, तब भी तो बात सेम रहेगी। हाँ, ठीक ऐसे ही 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, चाहे 3 की पावर 1 यहाँ पे लिख लिया और 2 की पावर 3 यहाँ पे लिख लिया, बात सेम ही रहेगी। ठीक है, यानी 24 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्रम से मतलब नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, क्रम से मतलब नहीं है, चाहे इसको यहाँ लिख दो चाहे इसको यहाँ लिख दो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है ये। ओके, अब दोस्तों प्रश्नावली 1.1 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 है, 2 से डिवाइड करेंगे। आपको भाजकता के नियम पता होने चाहिए। सबसे पहले 2 की भाजकता क्या है? 2 की भाजकता है जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8, अगर इकाई अंक ये होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इकाई अंक किसे कहते हैं? मान लीजिए ये संख्या है, ये संख्या है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर राइट साइड से जब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो अंक होता है उसको इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 0 आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी संख्या यहाँ पर होगी तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड किया 70 दूनी 140, 2 से डिवाइड किया 35 दूनी 70, 5 से डिवाइड किया 5 से 35, 5 की भाजकता क्या है? 0 और 5 आना चाहिए, तो 5 से डिवाइड किया, यानी ये चीज़ आ गई। इस चीज़ को ऐसे लिख लेंगे, 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, 2 की पावर 2 कर दिया। 5 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार? 1 बार। ये हो गया आंसर। क्लियर? इसके बाद 156, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 13 से डिवाइड किया। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम। 2 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है। 3 केवल 1 बार है। 13 केवल 1 बार है। ये हो गया आपका आंसर, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। ठीक है भाई, 2 हमारी अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। देखिए केवल 5 आ रहा है यहाँ पे, तो हमें पता है 2 से डिवाइड होगी नहीं, 5 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड कर दिया। फिर 5 आया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर
3 से डिवाइड करेंगे। 3 की भाजकता क्या है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 5 एक 3 8 और 1 9, यानी 9 आ रहा है जोड़ने पर, तो 9 क्या है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता। ठीक है, अब देखिए डिटेल में अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है, यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है जिससे हम भाग कर रहे हैं। 5 से हम भाग कर रहे हैं ना, 5 से हम भाग कर रहे हैं इसमें। ठीक है भाई, 5 सते 35। ठीक है, 8 में से 5 के 3, 5 अंक 30, 2 पंजे पंजे 25। ठीक, जो भागफल आया है, जितनी बार पहाड़ा चला है उसको लिखते हैं हम नीचे। ठीक, यहाँ पर 5 आया है, ये हमें भाजकता के नियम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। गणित, संपूर्ण गणित की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने डिटेल से बताया कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। ठीक है भाई, तो जो डिवाइड करने पर आया है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया इस प्रकार से। ठीक है, 5 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 17 कितनी बार है, 1 बार है। ये हो गया आंसर। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन 5005, 5 से डिवाइड किया, 5 है ना यहाँ पे, 5 से डिवाइड किया, ये आ गया। फिर 7 से डिवाइड किया, ये आ गया। 11 से डिवाइड किया, 13 आया। 13 से डिवाइड किया, ये लिख लिया आपने सबको, ये हो गया आंसर। फिर ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड किया, फिर 19 से डिवाइड किया, फिर 23 से डिवाइड किया। ठीक है भाई, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए भाई, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र होता है, याद रखना है। जैसे उसने कहा है कि पहले जो डाटा दिया है दोस्तों, पहले डाटा क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, तो ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम नहीं, ये तो ज्ञात करने हैं। पूर्णांकों के युग्म एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं और इनकी जाँच करनी है। तो पहले चलो ज्ञात कर लेते हैं और इस सूत्र में रख करके जाँच करनी है। तो 26 का हमने एलसीएम किया, 2 से डिवाइड किया, फिर 13 से डिवाइड किया। 91 को 7 से डिवाइड किया, फिर 13 से डिवाइड किया। ठीक, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 2 एक बार है, 13 एक बार है। फिर 91 7 एक बार है, 13 एक बार है। ठीक है भाई, तो 13 कॉमन आ गया इसमें। जो कॉमन आ जाता है जोड़ों में वो एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना आया, न्यूनतम पावर कितनी है इसकी, 1 है। न्यूनतम घात कितनी है, मतलब एचसीएफ क्या हुआ, जो कॉमन आया वही एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है, 13। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से जो कॉमन आ गया उसको 1 लेंगे, फिर इसे भी लेंगे, इसे भी लेंगे। 13 गुना 7 गुना 2, ये हो जाएगा आंसर। ये एलसीएम आ गया यहाँ पे। बात आई कि नहीं समझ में। हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में वनिष्ठ हो, वो एचसीएफ होता है, दोनों में वो। जब 26 का एलसीएम किया हमने, अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया, और 91 के किए ये आया। इन दोनों में 13 कॉमन था तो 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हुआ, एक तो 2 हो गया यहाँ पे, ठीक, 7 हो गया, और जो इन दोनों में कॉमन आया उसको एक बार लेंगे, ये हो गया आपका एलसीएम। क्लियर है। अभी पूरा आंसर नहीं आया ये। अभी क्या करना है, जो फॉर्मूला दिया गया था, दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, इसमें मान रखने दो संख्या कौन सी है, वो क्वेश्चन में दिए हैं 26 गुना 91, गुणनफल मतलब गुना की। फिर एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कितना आया 182। इन दोनों की गुना करेंगे, दोनों सेम आ रहे हैं तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूफ हुआ इति सिद्धम। ठीक है भाई, इति सिद्धम। क्लियर है। अगला 510 और 92। 510 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 5 से, फिर 3 से, फिर 17 से। ऐसे ही 2 से डिवाइड किया, 2 से, फिर 23 से डिवाइड किया। ठीक है, इन दोनों का जो यहाँ पर आया है संख्या उसको लिख लेंगे। 510 का ये लिख लिया हमने, फिर 91 का जो, ये 92 का जो आया है उसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है भाई, 2 एक बार है, यहाँ पर 2 2 बार है। ठीक है, इन दोनों में न्यूनतम घात लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये न्यूनतम घात लेनी है, मतलब क्या है भाई, दो तो कॉमन है, ठीक, तो मतलब क्या है, इसमें न्यूनतम घात लेनी है, तो न्यूनतम घात 2 की पावर 1 है। ठीक, तो ये क्या हो गया, और इन दोनों में कॉमन भी है, तो ऐसे क्या हो गया, 2 हो गया। अधिकतम घात मतलब क्या है, एलसीएम में आपको अधिकतम घात लेनी है और एचसीएफ में न्यूनतम घात लेनी है। इस कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा कि बात कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए भाई, एलसीएम में आपको अधिकतम घात लेनी है, 2 की पावर 2 लेना है। यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लिया आपने, फिर 5 3 17 23 इन सबको ले लेंगे। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि 2 क्यों नहीं लिया, 2 की पावर 2 क्यों लिया, भाई ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ध्यान रखना। एचसीएफ में न्यूनतम घात लेनी है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है भाई, न्यूनतम पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो पावर किसकी कम है, 2 की पावर 1 कम है ना, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 हो गया यहाँ पे। एलसीएम जब आप करेंगे तो ज़्यादा पावर लेनी है, 2 की पावर 2 है, ये ज़्यादा है इससे, तो 2 की पावर 2 ले लिया, फिर जो बची हुई संख्या है वो सबकी गुना कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुना 92, एलसीएम गुना एचसीएफ, रख दिया हमने डाटा, दोनों का मान बराबर आया, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो गया सी। अगला क्वेश्चन 336 और 54, भाई फैक्टर करने हैं। 6 आया हुआ है, यानी 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से, 2 से काटेंगे, 3 से, ऐसे काट करके जो यहाँ पर आया है उसको लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 3 केवल 1 बार है, 7 केवल 1 बार है, इसमें 2 1 बार है, 3 3 बार है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, 2 दोनों में है, ये जो 2 है ये दोनों में है, और 3 भी दोनों में है। लेकिन जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो हमें न्यूनतम घात लेनी मेरे भाई, न्यूनतम। न्यूनतम किसकी है, न्यूनतम आप ये नहीं रखने के, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 की पावर 1 न्यूनतम हो गया। इन दोनों में, 2 में न्यूनतम किसकी है? 2 की पावर 1 है ना, और इसमें न्यूनतम किसकी है? 3 की पावर 1। तो ये एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ हो गया 6। बताओ भाई बात आई कि नहीं समझ में? एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात लेनी है भाई। इसमें न्यूनतम यानी सबसे कम पावर किसकी है? 2 की पावर 1 है ना, ले लिया। इसमें 3 में किसकी न्यूनतम पावर यानी कम पावर किसकी? 3 की पावर 1। इन दोनों का गुना किया, 6 हो गया एचसीएफ। बात आई कि नहीं समझ में? लेकिन जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो अधिकतम पावर लेनी है मेरे भाई, अधिकतम। अब देखिए इन दोनों में ज़्यादा पावर किसकी है? 2 की पावर 4 ले लिया। इन दोनों में ज़्यादा पावर किसकी है? 3 की पावर 3 ले लिया। जो बचा है उसकी गुना कर देंगे, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुना 54, एलसीएफ एचसीएफ गुना एलसीएम रख दिया। दोनों का मान बराबर आया है, जांच संतुष्ट है, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हो गया सवाल सिर्फ। ओके, देखिए भाई अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है? 12, 15, 21। 12 का किया आपने गुणनखंड, ये आ गया। 15 का किया, ये आ गया। 21 का किया, ये आ गया। ठीक, ओके। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक, 15 को 3 गुना 5, फिर 21 को 3 गुना 1। ठीक, अब एचसीएफ में क्या करते हैं? न्यूनतम पावर को लेते हैं, न्यूनतम पावर को। न्यूनतम पावर ढूंढिए आप किसकी? जो कॉमन है, जो कॉमन है ना, कॉमन लेना पहली बात तो, और पावर कम होनी चाहिए। तो 3 कॉमन है और पावर कम है तो 3 हो गया। ठीक, एलसीएम में सब ले लेते हैं, लेकिन अगर कॉमन भी हुआ ना तो ज़्यादा पावर लेनी है हमें। तो देखिए सब की गुना हो जाएगी, एक तरफा सब की गुना हो जाएगी। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 सबकी गुना हो जाएगी। ठीक, आंसर आ जाएगा 420। बताओ भाई बात आई कि नहीं समझ में? 17, 23, 29 ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है मेरे भाई। ये बात ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 13 याद आ रहा है, 17, 23, 29। ठीक है, गुना 1 कर दूंगा, गुना 1 कर दूंगा, गुना 1 कर दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी आ जाएगी। यानी 1 हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया? 1। एलसीएम सबकी गुना कर देंगे, ये हो गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 8, 9, 25। ठीक है, 8 का हमने वो फैक्टर किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 हो गया। 9 के किए 3 तिया 9, 3 की पावर 2 हो गया। 25 का किया 5 × 5 यानी 5 की पावर 2। तो एचसीएफ क्या हो गया? इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है इन दोनों में जो ज़्यादा पावर होनी चाहिए। अधिकतम पावर क्या है? देखिए अधिकतम पावर किसकी है? 2 की पावर 3 है ना अधिकतम पावर। ठीक, इन दोनों में पावर एक तो कॉमन नहीं आ रहा है कोई भी। ठीक है, और ये अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है ना, सबकी गुना हो जाएगी, सबकी। तो सबकी एक तरफा गुना कर दी, आंसर आ गया 1800। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। एलसीएम में क्या होता है? सब संख्याओं की गुना हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1800। क्लियर है? जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। देखिए 4 नंबर में फिक्स है, एचसीएफ दिया हुआ है 306 × 657। ये दो संख्या है, इनका एचसीएफ दिया है 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो एचसीएफ कितना दिया है? 9। ठीक, सूत्र लगाया हमने, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं? ये दी हुई है 306 और 657 रख दिया हमने। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, रख दिया। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। जब कोई संख्या गुना में हो तो गुना से इधर जाने पर बटे में जाएगी, तो गुना की चीज़ कहाँ जाएगी? बटे में। तो इन संख्याओं के बटे में आ जाएगा। यहाँ पे 9 से काट देंगे, 34 बार चला, 34 की गुना इसमें की तो 22,338 आ गया एलसीएम। जब भी कोई संख्या गुना में हो तो बराबर से उधर जाने पर बटे में जाएगी। एक एक चीज़ लिखी हुई है नोट्स में। देखिए भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? 6 की पावर n है तो n की जगह हम मान बढ़ाते जा रहे हैं। n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। ठीक है, डैश डैश। ठीक है भाई, डैश डैश 6 की पावर n। क्या कभी इकाई के स्थान पर 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 6 की पावर 1 करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। 6 की पावर अनगिनत कर लीजिए, 6 की पावर कितनी कर लीजिए, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा मेरे भाई। और ये कह रहा है कि n तक ले जाएं तो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकती। नोट, किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 आने के लिए उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए? कम से कम एक बार तो 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए, तब जा करके 0 आएगा इकाई अंक पर। ठीक है, जैसे 6 है तो 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, तो 2 × 3। इसमें जब 6 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 केवल एक बार आ रहा है, लेकिन 5 भी तो आना चाहिए इसमें कम से कम एक बार। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 भी होना चाहिए था, तब हम कह सकते थे कि हाँ इकाई अंक 0 आ सकता है। चूंकि संख्याओं का गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n इस रूप का नहीं है, इसलिए जो इकाई अंक है 6 की पावर n पर यानी अनगिनत तक लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर 0 तब आएगा जब 2 की पावर m × 5 की पावर n होगा, इस रूप का होगा तब।
मेरी बात आ रही है कि नहीं समझ में? ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये गुणनखंड कर रहे हैं हम। ओके, और ये नियम आपको याद रखना है कि 6 की पावर कितनी भी करते हैं तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। 6 आप करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है, क्लियर है? तो ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से। ओके, बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए भाई, 6 की पावर n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए 10 लिया हमने, तो 10 को जब हम गुणनखंड करते हैं, 2 से कट गया, 5 से कट गया, अब 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, कम से कम 2 एक बार आ रहे हैं, 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो ये इकाई अंक 0 इसलिए हुआ इसका, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 भी है और 5 भी है, इसलिए 0 आया इकाई अंक। क्लियर है? बताइए, बात आई नहीं समझ में? ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए, ये डाटा दिया हुआ है, भाज्य संख्या क्यों है? तो ये जो डाटा दिया हुआ है, 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, ये गुना में है सारी संख्या है, 13 यहाँ पे है और 13 यहाँ पे, 13 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तक ये तो बचेगा और इधर बच जाएगा 1। ठीक, इसको जोड़ लिया, 11 से 77 हो गया। ठीक है, 11 सत्ते 77 और 1 78, 13 इंटू 78 किया हमने, 13 इंटू 78 गुना 1 कर दिया हमने। ठीक है, अपनी तरफ से 1 लगा दिया यहाँ पे, तो ये पहला गुणनखंड हो गया, ये दूसरा गुणनखंड हो गया, ये तीसरा गुणनखंड हो गया। संख्या का जो गुणनखंड है वो 2 से अधिक है, ऐसी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमें भाज्य संख्या बनाना है ना, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होती हो। ठीक है, ये अपनी तरफ से लगा हमने। ओके, जैसे ये है, इसमें 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, 5 कॉमन ले लिया, तो इधर यहाँ तक तो बचेगा, ये इधर यहाँ पर 1 बच गया, इधर ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ आ गया 1। अब इसको सब कुछ जोड़ लिया हमने, कैलकुलेशन कर लिया, अंदर ये चीज़ बच गई, जोड़ लिया हमने, फिर 5 इंटू ये हो गया 1009, अपनी तरफ से 1 लगा दिया यहाँ पे, तृतीय गुणनखंड, तो पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा। संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, संख्या भाज्य संख्या होगी। क्लियर है? बताइए भाई, बात आई कि नहीं समझ में? तो ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दिशा में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, ये जो डाटा है ना कि 18 मिनट लगते हैं, उसी पर इतने मिनट लगते हैं, इतने कम लगते हैं, इतने ज़्यादा लगते हैं। ये जो कम और अधिक का जो कंसेप्ट है, अगर अधिकतम आया लिखा हुआ तो एचसीएफ ज्ञात करना है, अगर न्यूनतम आया लिखा हुआ तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रवि और सोनिया एक जगह से चलना प्रारंभ करते हैं, रवि को लग रहे 12 मिनट, सोनिया को लग रहे 18 मिनट। ठीक है, तो जब दोनों भागते रहेंगे तो दोनों में से सबसे पहले कौन आकर मिलेगा, जो सबसे कम समय लेगा, जो सबसे कम समय लेगा, ठीक है, वही तो आकर के मिलेगा। मतलब क्या है, यहाँ से कम समय लेगा मतलब क्या है, यानी एलसीएम निकालना है, सबसे कम अगर आया तो एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, तो प्रश्नानुसार 18 का एलसीएम आ गया, 2 की पावर 18 और 12 का एलसीएम लिया हमने। तो दोस्तों देखिए, एलसीएम में क्या करते हैं, अधिकतम घात लेते हैं। तो देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ज़्यादा घात है ना, इधर कितनी है, 2 की पावर 1, इधर कितनी है, 2 की पावर 2 है, तो ज़्यादा घात लेते हैं, 2 की पावर 2 हो गया। 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, 3 की पावर 2 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा घात लेनी है ना हमें। क्लियर है? बताइए भाई, तो एलसीएम कितना आ गया, 36 मिनट आ गया। रवि सोनिया 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे एक ही जगह पर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि रवि और सोनिया एक ही जगह से भागना स्टार्ट करते हैं। जब ये दोनों भागते रहेंगे तो दोनों में से सबसे पहले कौन आकर मिलेगा वहाँ पर, जो सबसे कम समय लेगा, और सबसे कम समय लेगा मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपको बात आगे समझ में, और ये कंसेप्ट समझ लेना, अधिकतम अगर लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन में तो एचसीएफ निकालना है, न्यूनतम आ गया लिखा हुआ तो एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से डिवाइड करते हुए आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 बार है और 3 एक बार है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 2 की पावर 5, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला 6 8 22 का एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 6 का करा हमने ऐसे लिख लिया, 8 का किया ऐसे लिख लिया, 22 का किया ऐसे लिख लिया, 2 कॉमन है तो 2 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम घात 1 1 है ना, 2 केवल 1 नहीं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 आ रहा है, 2 कॉमन तो है, लेकिन अधिकतम घात कितनी बननी है, 2 की पावर 3 बननी है। जब एलसीएम की बात आएगी तो अधिकतम घात लेनी है, 2 की पावर 3 होगी, फिर जो बचा हुआ है उन सबकी गुना कर देंगे, 3 है ठीक और 11 है, ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे कम पावर लेनी है, सबसे कम पावर क्या है, 2 की पावर 1 कर देंगे यहाँ पे, और यही क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, कॉमन वाले को लेना है। कॉमन तो केवल 2 ही है, लेकिन न्यूनतम पावर क्या है, 1 ही है, तो न्यूनतम पावर लेनी है इसमें। ठीक, बात आई समझ में? तो इनका अनुपात लेना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, अनुपात का मतलब है बटे से, तो एलसीएम बटे एचसीएफ। 264 क्या है, ये एलसीएम है लिखा, एचसीएफ कितना है, 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 132 अनुपात कितना आ गया, 132 अनुपात 1।
अनुपात का मतलब होता है बटे से, तो दोस्तों 132:1, ठीक है, ये अनुपात का साइन है। ओके, अगला सवाल दोस्तों, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए व बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। गुना कर देंगे, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम का मतलब है गुना हो जाती है उनकी, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का यानी एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का, लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, तो मान लीजिए एक संख्या 2 है, अगली संख्या 3 है, तो इन दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसका हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। मतलब लगातार एक के बाद दूसरी संख्या, और इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, 1। बात आई कि नहीं समझ में? क्योंकि कॉमन इनमें कोई भी नहीं है, अपनी तरफ से एक एक लगा दिया हमने, तो ये कॉमन हो गया, एक एचसीएफ हो गया। जब कोई भी कॉमन ना हो तो उस कंडीशन में एचसीएफ 1 होता है। क्लियर है? एक एक चीज लिखी हुई है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ए इंटू बी क्या होता है, 1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 6x⁴y तथा 12xy का एचसीएफ क्या होगा, 6x⁴y। भाई 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, x⁴ लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है। 12xy को कैसे लिखते हैं, 2 यानी 4 4 या 12, ठीक, x और y जुड़ा हुआ है। अब देखिए एचसीएफ का मतलब है न्यूनतम पावर लेनी है, न्यूनतम। तो देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, इन दो में से न्यूनतम वाला लेना है, यानी 2⁴ ले लिया मैंने, इन दोनों में से न्यूनतम पावर लेना है ना, 2⁴ लगा दूंगा इस पर, 2⁴ ले लिया, फिर इन दोनों में से न्यूनतम ही है ये, एक बार ही है, तो 3⁴ हो गया। फिर x⁴ है, x⁴ है यहाँ पे, इन दोनों में से न्यूनतम वाला लेना है, तो न्यूनतम x⁴ ले लिया मैंने, इन दोनों में से न्यूनतम, ये दोनों एक बार है, तो एक y⁴ 1, तो क्या आ गया, 6xy आ गया, क्या है, एचसीएफ, तो 6xy आंसर होगा। बताइए बात आई कि नहीं समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चा डर जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एचसीएफ पूछे तो न्यूनतम पावर, ठीक, और एलसीएम पूछे तो अधिकतम पावर। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता एलसीएम तो फिर क्या होता, फिर ज़्यादा पावर लेते हैं हम, सबकी ज़्यादा पावर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता आपका एलसीएम। और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ, ठीक, 65 m 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कितना है, 65 और 117 का जो एचसीएफ है ना, वो 65 m और 117 है। तो आप क्या काम करोगे, 65 का आपने वो निकाला गुणनखंड, 5 × 17, 5 × 13, और 117 का निकाला, ये आ गया। 65 को लिख लेंगे ऐसे और 117 को लिख लेंगे ऐसे। एचसीएफ इन दोनों में कम पावर का लेना है, तो दोनों की एक एक पावर है, तो 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो लेकिन एचसीएफ की जो कंडीशन बताई हुई है वो ये 65 m - 117 बताई हुई है, तो एचसीएफ हमारा क्या है, 13 है। तो मेरे भाई एचसीएफ क्या है, 13 है, तो 13 मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ये जो डाटा दिया हुआ था वो यहाँ पर लिख लूँगा। एचसीएफ हमने मान निकाल लिया ना इसका, एचसीएफ कितना है, 13 को यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ इसको ऐसे लिख लिया। अब अचर पद एक और कर लेंगे, चर पद एक और कर लेंगे। ये अचर पद है, इसको इधर लाया, ये प्लस हो गया, ये जुगा दो, इसको जोड़ा 130 और ये 65 m जुगा दो। ये गुना में है, गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में जाती है, तो 65 130 के बटे में आ गया, 65 से डिवाइड करेंगे, m का मान आ गया 2। बताइए भाई बात आई कि नहीं समझ में? तो ये प्रश्न वाली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है आपके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।